हेलो दोस्तों, आज हम टाइप ऑफ सेल के बारे में जानेंगे। व्हाट इज सेल? कोशिका क्या है? कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है। हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर टिश्यू बनते हैं। टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बनते हैं। ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। कोशिका यानी सेल हमारे घर की तरह होती है। जैसे हमारे घर की दीवार होती है, वैसे ही सेल की मेम्ब्रेन होती है। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, जो पानी की तरह होता है। बहुत सारे काम होते रहते हैं। कोई एनर्जी बनाता है, कोई ग्लूकोज बना रहा है। सेल के अंदर बहुत सारे काम होते रहते हैं। सेल यानी कोशिका दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में क्या अंतर है? प्रोकैरियोटिक सेल में हम बैक्टीरिया ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं। बैक्टीरिया की सेल की स्टडी करते हैं, जैसे इकोलाई, लैक्टोबैसिलस, माइकोप्लाज्मा। प्रोकैरियोटिक सेल में सेल की मेम्ब्रेन होती है। जैसे हमारे घर के चारों तरफ दीवारें हैं, वैसे ही सेल की दीवारें हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है। और प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए होता है, जिसका कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। और डीएनए सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। और साइटोप्लाज्म में बहुत सारी रिएक्शन होती रहती हैं, जिसमें बहुत सारे काम होते रहते हैं। इसे ही प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के अंदर हम एनिमल सेल को पढ़ते हैं, और हम इंसान भी एनिमल हैं। हम इंसान भी एनिमल के अंदर आते हैं। और प्लांट सेल के बारे में पढ़ते हैं, और फंजाई सेल के बारे में पढ़ते हैं। यूकैरियोटिक सेल में एक सेल मेम्ब्रेन होती है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर डीएनए का एक न्यूक्लियस होता है, और प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए का न्यूक्लियस नहीं होता है। यूकैरियोटिक सेल्स में ऑर्गेनेल्स भी होती हैं, जिसके अंदर काम होता है, रिएक्शंस होती हैं। इसे ही यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। ओरिजिन ऑफ लाइफ। सबसे पहले लाइफ वाटर में ओरिजिनेट हुई थी। फर्स्ट सेल वाटर में ओरिजिनेट हुआ था। व्हाट इज सेल? सेल एक चैम्बर की तरह होता है, जिसकी एक मेम्ब्रेन होती है, जिसके अंदर कुछ रिएक्शन होती रहती है। और सेल की वॉल अंदर के एनवायरनमेंट को बाहर के एनवायरनमेंट से अलग करती है। सेल की मेम्ब्रेन हाइड्रोफोबिक होती है, क्योंकि ये लिपिड की बनी होती है। जैसे तेल पानी को अलग करता है, वैसे ही लिपिड पानी को अलग करता है। सेल के अंदर बहुत सारी रिएक्शन चलती रहती है। सेल के अंदर डीएनए होता है, जो धागे की तरह होता है। डीएनए का काम इंफॉर्मेशन स्टोर करना होता है। डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होती है। डीएनए को सेल का जेनेटिक मटेरियल भी कहा जाता है। व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन लिपिड की बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन का काम बाहर के एनवायरनमेंट को अंदर के एनवायरनमेंट से अलग करना होता है। सेल मेम्ब्रेन पर कुछ गेट लगे होते हैं, जिन्हें चैनल कहा जाता है। ये चैनल प्रोटीन के बने होते हैं। इन गेट का काम बाहर के सब्सटेंस को अंदर लाना और अंदर के सब्सटेंस को बाहर ले जाना होता है। सेल हमारे घर की तरह होता है। घर की दीवार होती है, और दीवारों में गेट लगे होते हैं, जिसके द्वारा हम अंदर से बाहर, बाहर से अंदर आना जाना करते हैं। वैसे ही सेल है। सेल की मेम्ब्रेन होती है, और मेम्ब्रेन पर गेट लगे होते हैं। सेल मेम्ब्रेन के गेट से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से बाहर, बाहर से अंदर जाते हैं। ये बहुत ही मजेदार प्रोसेस है, और ये प्रोसेस बहुत तेजी से होता है। सेल के अंदर कोई ना कोई कुछ काम करता रहता है। जैसे वर्कर काम करते रहते हैं, वैसे ही सेल के अंदर के वर्कर काम करते रहते हैं। कोई एनर्जी बना रहा है, कोई इंफॉर्मेशन ले जा रहा है, कोई प्रोटीन बना रहा है। हमारे शरीर में ये काम बहुत तेजी से होता रहता है। सेल बहुत ही छोटा होता है, जिसे हम माइक्रोस्कोप से देख पाते हैं। सेल इतना छोटा होने के बाद भी एक दुनिया की तरह है। आज हम वायरस के बारे में जानेंगे। वायरस क्या है? वायरस कोई सेल यानी कोशिका नहीं है। वायरस कोई बैक्टीरिया भी नहीं है। वायरस लिविंग भी होता है, और वायरस नॉन लिविंग भी होता है। वायरस में दो धागे की तरह डीएनए होता है, जिसका एक कवर होता है। उस कवर के अंदर डीएनए होता है। जैसे एक बॉल होती है, वैसे ही वायरस का कवर होता है। उस कवर के अंदर डीएनए होता है, उसे ही वायरस कहते हैं। वायरस शरीर के बाहर नॉन लिविंग होता है, लेकिन जैसे ही वह किसी के द्वारा शरीर के अंदर जाता है, वायरस लिविंग हो जाता है। फिर वायरस आपके शरीर के सेल्स में जाकर आपके सेल्स के डीएनए को मार देता है, और वायरस अपने आप को डबल करता है, अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनाता है।
तभी हम बीमार होते हैं और दवाइयों से वायरस को मारते हैं। तो आज हम जनन यानी कि रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। जनन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने समान संतान को उत्पन्न करते हैं। कोई भी जीव जनन इसलिए करता है ताकि वह अपनी जाति को बनाए रखे। जनन दो प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। सबसे पहले हम जीवन अवधि के बारे में जानेंगे। सबको पता है कि सभी प्राणी जन्म लेते हैं। एक बच्चा जन्म लेता है और वह अपने जीवन के बहुत सारे पहलुओं से गुजरता हुआ अंत में मृत्यु गति को प्राप्त हो जाता है। जन्म से मृत्यु तक के काल को जीवन अवधि कहते हैं। जैसे मैं जब कछुए के जीवन अवधि को देखता हूँ तो कछुआ 100 से 150 साल तक अपना जीवन जीता है। जैसे कछुए का जन्म हुआ और वह कछुआ 100 से 150 साल तक जीता है और फिर वह कछुआ मर जाता है, तो इसके जीवन काल को जीवन अवधि कहते हैं। अब हम अलैंगिक जनन के बारे में जानेंगे। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एकल जीव ही भाग लेता है और एक जीव द्वारा नई संतान का निर्माण होता है। यहाँ युग्मक संलयन नहीं होता है। इस जनन से उत्पन्न सभी संतान बाह्य रूप और आंतरिक रूप से अपने जनक के समान होते हैं। जैसे अमीबा अलैंगिक जनन के प्रोसेस को करता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि एक जीव के द्वारा ही नई संतान का निर्माण होगा। अमीबा सबसे पहले अपने अंदर के जेनेटिक मटेरियल को डबल करता है और फिर अमीबा अपने आप को 2 भागों में विभाजित कर देता है और नई संतान का निर्माण होता है। नंबर 2, लैंगिक जनन। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें 2 जीव ही भाग लेते हैं और दोनों जीव नई संतान का निर्माण करते हैं। इसमें युग्मक संलयन होता है। जैसे मानव लैंगिक जनन की प्रक्रिया करता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने समान जीव की उत्पत्ति करता है, वह प्रक्रिया जनन कहलाती है। मनुष्य में निषेचित अंडे का भ्रूणीय विकास गर्भाशय में ही होता है तथा ये शिशु को जन्म देता है। मनुष्य एक लिंगी प्राणी है। नर जनन तंत्र में सबसे पहले वृषण के बारे में जानेंगे। यह ग्रंथि अंडकार ग्रंथि है तथा वृषण कोश में उपस्थित होती है। वृषण कोश का तापमान शरीर के तापमान से 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है, जिस पर शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्र जनन नलिकाएं वृषण की संरचनात्मक इकाई होती है। इन शुक्र जनन कोशिकाएं, इन शुक्र नलिकाओं में शुक्र जनन कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, जो शुक्राणु बनाती है तथा सर्टोली कोशिकाएं शुक्राणु कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती हैं, उपस्थित होती हैं। नलिकाओं के बीच लीडिंग कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बनाती है। अब हम सहायक जनन अंग के बारे में जानेंगे। शुक्रवाहिका ये वृषण से निकलने वाली पतली नली होती है, जो कुंडलित होकर अधिवृषण बनाती है। अधिवृषण ये शुक्रवाहिकाओं का हिस्सा होता है। ये शुक्रवाहिकाओं का समूह है जिसमें शुक्राणु परिपक्व होता है। शुक्रवाहिनी ये अधिवृषण से निकलती है तथा मूत्र मार्ग के चारों ओर फैलकर तथा शुक्राशय बनाती है। यह शुक्राणुओं का संग्रह करती है। मूत्र मार्ग, मूत्र और वीर्य दोनों एक ही मार्ग से बाहर निकलते हैं। शीषण ये उत्तेजनशील मैथुन अंग होता है, जो शुक्राणुओं के मादा जनन मार्ग में प्रवेश करता है। सहायक ग्रंथि के 3 प्रकार होते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि ये ग्रंथि क्षार द्रव बनाती है, जो मूत्र मार्ग में मूत्र से उत्पन्न अम्लता को समाप्त करता है। काउपर ग्रंथि ये क्षारीय द्रव बनाती है, जो मूत्र मार्ग को क्षारीय करता है, जिससे शुक्राणु सुरक्षित रहते हैं। शुक्राशय ये शुक्राणु के लिए श्यान द्रव बनाते हैं, जो वीर्य के आयतन का भाग है। ये शुक्राणु को सुरक्षा तथा पोषण प्रदान करते हैं।
आशा है कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है।